अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट बोर्ड्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सहरियाब आफरीदी। और आज भी प्रोग्राम में हम कुछ मैचेस हैं जिनको डिस्कस करेंगे और सिर्फ मैचेस को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इसके अलावा कुछ हम आपके लिए रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं। और एक ऐसी ही टीम के बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की, एक पैकेज तैयार किया जो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सी प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स की टीम्स हैं जिनके नाम जो हैं वो आफरीदी चेंज किए गए हैं ओवर द टाइम। और वो क्यों चेंज हुए, किस वजह से करने पड़े, क्या वजूहात थी, ये वो नॉलेज है जो हमारे अक्सर शायकीन फ़ुटबॉल को नहीं होता। मैचेस से होती है आशनाई, प्लेयर से होती है, लेकिन वो जो कुछ अंदर की डिटेल्स होती हैं वो शायद नहीं मालूम होती। तो आज भी इसी तरह एक क्लब है जिनके बारे में हम बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्टोरीज़ हैं जो आज ब्रेक करेंगे। आफरीदी उनसे जानेंगे किसको निकाल दिया है और क्यों निकाला है। और एक और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी, लेकिन वो अब जिधर जा रहे हैं उनको बहुत तवक्कुआत थी और वैसे उनका उधर ही होना चाहिए था क्योंकि वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं उसी क्लब में जिधर वो जाना चाह रहे हैं। लेट्स सी, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ट्वीट्स और वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरिया के मैच की और ये मैच अपसेट हो गया है। अब ये अपसेट क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये AC मिलान वर्सेस लेजियो के दरमियान ये मैच था और ये मैच 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-0 से लेजियो ने AC मिलान से जीत लिया है। AC मिलान को हरा दिया, उन्होंने बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया, उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया उनको। अब आई डोंट नो कि AC मिलान क्या करती जा रही है। पिछले मैचेस में भी उनसे चले, अगर क्लब सामने को बड़ा हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे लेजियो जैसे क्लब से, अब लेजियो कितना बड़ा क्लब है AC मिलान के सामने, ये आफरीदी हमें बताएंगे। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं कि क्या सूरत हाल थी इस मैच में। स्टैट्स पे जो है वो शॉट्स आप देख रहे हैं 10 थे लेजियो की तरफ से, जबकि 10 ही थे AC मिलान की तरफ से। 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे लेजियो की तरफ से, 3 जो थे वो AC मिलान की तरफ से। पोजेशन ऑलमोस्ट बराबर था, 49% लेजियो के पास, 51% AC मिलान के पास। पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं, पासेस भी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर थे। एक्यूरेसी भी बराबर थी। फाउल्स भी 14 जो थे वो लेजियो के थे, 11 जो थे वो AC मिलान के थे। येलो कार्ड्स आप देख रहे हैं 2 मिले हैं AC मिलान को, लेजियो को 1 मिला है। कॉर्नर्स 4, 3 जो है वो लेजियो को मिले हैं। आफरीदी 5 शॉट्स ऑन टारगेट में से 4 को कन्वर्ट कर दिया। किसको कत्ल करना चाहिए AC मिलान। अब जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं लुइस अल्बर्टो और बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। गोल भी उन्होंने किया। आप सोच रहे होंगे पेनल्टी पे उन्होंने गोल किया था, लेकिन पेनल्टी पे गोल करने के बाद जो है हमने उनको क्यों फीचर किया। ये गोल्स आप देख रहे हैं, एक असिस्ट भी किया उन्होंने, एक पास एक्यूरेसी 91% है, चांसेस क्रिएटेड 2, टोटल शॉट्स 2, शॉट एक्यूरेसी 50%। लुइस अल्बर्टो आफरीदी स्पेन के जो खिलाड़ी हैं और 16 मिलियन इनकी मार्केट वैल्यू है। 16 मैचेस में सीरिया में 4 गोल और 3 असिस्ट कर चुके हैं। क्या वजह थी कि आपने इनको फीचर किया है इस मैच में? मैन ऑफ द मैच थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पूरे मैच में हर जगह पे लुइस अल्बर्टो ही नज़र आ रहे थे हमें। अच्छा। और टैकल्स भी इन्होंने मतलब डिफेंसिवली भी हेल्प आउट किया है, टैकल्स में भी सबसे आगे थे और गोल भी, एक असिस्ट भी किया और एक खुद स्कोर भी किया। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस वजह से वो फीचर हुए हैं। बिल्कुल, लुइस अल्बर्टो जो है बेहतरीन उन्होंने खेला है और सीरिया में ये खेलते हैं और स्पेन के ये खिलाड़ी हैं और लेजियो से जो है वो भी। आपको लगता है इनकी ये परफॉर्मेंस जो है इनको किसी और बड़े क्लब में अप्रोच हो सकती है? हाँ, अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, एक आध मैच में तो नहीं होगा, जो भी है आप रेगुलरली परफॉर्म करें और वही कंसिस्टेंस जो है वो होनी चाहिए। और अब हम नेक्स्ट मैच की बात करेंगे। नेक्स्ट मैच जो है वो बुंडेसलीगा का हम डिस्कस करेंगे। बायर्न म्यूनिख वर्सेस कोलोन, इनके दरमियान ये मैच हुआ है और बहुत ही शानदार ये मैच, बहुत ही एक्साइटिंग ये मैच, थ्रिलर। लेकिन बायर्न म्यूनिख को ये मैच जीतना चाहिए था या नहीं, उन्होंने ड्रॉ कर लिया, ये भी उनकी बड़ी अचीवमेंट है। ये आफरीदी हमें बताएंगे। एक गोल से ये मैच बराबर हो गया है। आइए आपको स्टैट्स दिखाते हैं इस मैच के। स्टैट्स में क्या सूरत हाल थी, आप हैरान हो रहे होंगे कि शॉट्स 25 थे बायर्न म्यूनिख की तरफ से और 3 थे सिर्फ कोलोन की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट आप देख रहे हैं 7 थे, लेकिन एक ही गोल करने दिया कोलोन ने और उनका सिर्फ एक ही था जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। पोजेशन भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा था बायर्न म्यूनिख के पास, 78%, 22% जो है वो कोलोन के पास था। पासेस भी और पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं। कॉर्नर्स में भी डोमिनेंस नज़र आया है। 9 कॉर्नर थे बायर्न म्यूनिख के पास, 4 थे कोलोन के पास। आफरीदी ओवरऑल डोमिनेट किया है इस मैच पे बायर्न म्यूनिख ने, लेकिन कोलोन की क्या वो खसूसियत आपको नज़र आई है कि उन्होंने गोल एक ही करने दिया और ख़ुद भी जो एक मौका मिला उस पर गोल किया?
जी कोलोन की जब से वर्ल्ड कप के बाद रिज्यूम हुआ है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज इन्होंने दिखाई हैं पिछले दोनों मैचेस में। वर्ल्ड कप से पहले भी इन्होंने एंड अच्छे नोट पे किया था और 5-0 जीते थे अपना मैच। अभी भी आप देखें कि इन्होंने इससे पहले जो वीकेंड पे मैच था, जो कि पहला मैच था आफ्टर द विंटर ब्रेक और वर्ल्ड कप ब्रेक, तो इन्होंने 7-1 वर्डर ब्रेमन को हराया था, जो कि इनसे लीग में पॉइंट्स टेबल पे और यूजुअली आगे ही रहती है, काफ़ी अच्छा क्लब है। उनको 7-1 से हराया और मुझे लग रहा था कि इस मैच में ऑल्दो वो खुद तो 10th नंबर पे हैं क्लोन और मिड टेबल है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस मैच को बायर्न म्यूनिख बहुत इजीली नहीं जीत पाएगी और वही हमें देखने को मिला कि ऑलमोस्ट क्लोन जीत गई थी मैच। अच्छा। और अगर अपने चांसेस प्रॉपरली कन्वर्ट करती तो जीत भी सकती थी, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने गोल कंसीड कर लेकिन दिया। आप ये देखें ना कि यहाँ पे शॉट्स ऑन टारगेट भी साथ हैं और गोलकीपर का बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा रहा है, या फिर डिफेंस उनका बड़ा मजबूत है, या उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त थी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। अब बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट एक ही स्ट्रैटेजी होती है। अब ऑब्वियसली 10 साल से कंसेक्यूटिवली वो बुंडेसलीगा जीतते आ रहे हैं। बीच में क्लॉप ने आके डॉर्टमंड को एक आध सीजन जितवा दिया था। अच्छा। तो वरना तो ये पूरी जब से 21वीं सदी स्टार्ट हुई है डोमिनेट ही कर रही है बुंडेसलीगा बायर्न म्यूनिख। तो उसमें आप देखें कि मोस्टली टीम्स क्या करती हैं कि काउंटर पे बैठती हैं और काउंटर का इंतज़ार करती हैं, उनको काउंटर मिलता है तो ही गोल कर पाती हैं बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट। और कोलोन ने भी वही किया, पूरे मैच में बस काउंटर का इंतज़ार किया, काउंटर अटैक एक पे गोल भी कर दिया था, एक आध और भी चांस मिला था जिसको कर सकते थे। थोड़ा सा एक तो बड़ा अच्छा ब्लॉक किया डिफेंडर ने। और ओवरऑल बायर्न म्यूनिख खुश नहीं होगी अपने, उन्होंने चांसेस तो बहुत क्रिएट की लेकिन उस तरह से क्लियर कट चांसेस नहीं थी, और जो थी भी उन्होंने फिर वेस्ट कर दी, मतलब वेस्टफुल थी इस मैच में नज़र आई हमें बायर्न म्यूनिख। जोशुआ किमिच जो हैं उनको हमने फीचर किया है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, जर्मनी से इनका ताल्लुक है और इनके आप स्टार्ट्स देख रहे हैं, गोल एक किया है, असिस्ट कोई भी नहीं किया, पास एक्यूरेसी 88% है, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टोटल शॉट्स 1 है और शॉट एक्यूरेसी 100% है। आफिदी बायर्न म्यूनिख के ये प्लेयर हैं और जिन्होंने गोल किया, आपको क्या लगता है 71 मिलियन इनकी मार्केट वैल्यू है, ये कहीं गलत तो नहीं लिखी हुई है? नहीं, ये अगर बेचना चाहें तो ये 150 तक चली जाएगी। अच्छा। ये तो इनिशियल आप देखें कि मॉड्रिक की 35 थी और 100 पे, लेकिन ये प्लेयर आपको नजर आते हैं कि ऐसे प्लेयर हैं और जर्मनी से वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जर्मनी के बायर्न म्यूनिख के अभी करंट टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं। लेकिन जर्मनी की कुछ वो वर्ल्ड कप में तो कोई नजर नहीं आया वहाँ पे जोशुआ। वैसे तो आप अगर जर्मनी के मैचेस देखिए, जर्मनी खेला अच्छा है सारे मैचेस में, उन्होंने अच्छे खासा अटैक किए। वो चीजें ले डूबी वो जो कर रहे थे, हाँ, वो जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी थी, वो फिर जापान ने कहा चले आए अब हम आपको सिखाते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या नुकसान होता है ग्राउंड के अंदर, और फिर जापान से ही मेरा हाल है वही शिकस्त ऐसी थी जिसके वो उससे निकल ही नहीं पाए। लेकिन प्लेयर्स नो डाउट जर्मनी की टीम बहुत अच्छी है और जर्मनी ने बड़ी अचीवमेंट्स भी की हैं। आफिदी न्यूज़ क्या है आपके पास? पहली जो है वो आपने बताई है कि एवर्टन जो है वो लैम्पर्ड को उन्होंने सैक कर दिया है, उनके कोच को। क्यों? वो पहले भी हम खैर उसका वो बता रहे थे कि जो हालात उनके चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता 11 खिलाड़ियों को सैक करना चाहिए था, कोच को बाद में शायद करते? 11 खिलाड़ियों को सैक करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि आपने उनके साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स किए होते हैं। एक बंदे को सैक करना आसान होता, बेचारा छुरी चल गई उनके ऊपर, बेचारे कुर्बानी का बकरा बन गए वो। फिर तो लैम्पार्ड को कर तो दिया, अब आगे क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है? एवर्टन क्राइसिस में तो है, लेकिन आपको क्या लगता है अब क्या उनका? एक्चुअली में मेजर न्यूज़ हमने जो कवर करनी थी वो यही थी कि फ्रैंक लैम्पार्ड फाइनली सैक हो गए। फरहाद मशहूरी जो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे वो हमने शामिल भी की थी, हमने शामिल किया था जो लैम्पार्ड के लिए मशहूरी ने वो लिखा भी था और बड़ा जबरदस्त जो है वो उन्होंने बकअप किया था उनको कि कोई लेकिन अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि बस अब तो, क्योंकि प्रोटेस्ट जो थे वो सेट पहले सिर्फ प्रोटेस्ट होते थे, खत ही नहीं फिर लिखना चाहिए था, या उन्होंने शायद इसलिए लिखा कि शायद उसके बाद कुछ चेंज आ जाए टीम के अंदर। एक्चुअली में उनका मकसद ये होगा कि उससे लैम्पार्ड थोड़ा सा इनकरेज हो, थोड़े से फैंस को भी आइडिया हो कि लैम्पार्ड के साथ थोड़ा सा सब्र कर लें। हाँ। लेकिन फैंस ने कहा कि अब पहले सिर्फ प्रोटेस्ट होता था, अब तो हम सेटन मतलब धरनों पे आ गए थे। यू थिंक कि ये फिर प्रेशर की वजह से जो है वो लैम्पार्ड को जो है वो कुर्बानी देनी उनकी ली गई है कुर्बानी? ऑब्वियसली जब भी मैनेजर सैक होता है तो प्रेशर ही होता है, फैंस का प्रेशर ही होता है। अब आप देखें कि चेल्सी के जितने मैनेजर सैक होते हैं
वो प्रेशर में ही होते क्योंकि हैं। अब इनका उनके तो ऑनर जैसे लेटर था इनके ऑनर का, उससे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये डिसीजन ले लेंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि फैंस ने धमकियां देनी शुरू कर दी बाकायदा कि अब हम ये करेंगे, तो फिर उन्होंने भी कहा होगा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। और रिजल्ट्स भी नहीं बदल रहे थे ना, ऑन फील्ड पर परफॉर्मेंस वही की वही मायूस कौन थी। और अब तो इस खबर के बाद अभी जब हम शो कर रहे हैं, इसी दौरान एक और खबर आई है कि फरहाद मशहूरी ने एक तरह से बेचने का फैसला भी कर लिया है एवर्टन को। और अभी सिर्फ उन्होंने मैनेजर साइन किया था, अभी इन्वेस्टमेंट ढूंढने, बेशक वो पूरा नहीं बेचेंगे लेकिन उसमें से शेयर्स बेच देंगे ताकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आए क्लब के अंदर और उससे फिर लेट्स सी अब क्या होता है इसमें। और लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि खत लिखने से भी जो है वो असर कोई नहीं होता है ना अफरीदी। हाँ वो बस कागज का एक टुकड़ा ही होता है। अच्छा, वो वैसे खत जो है मुझे समझ नहीं आई, जैसे आजकल तो कॉल्स या व्हाट्सएप इस तरह से कर दिया जाता है, तो वो खत क्यों लिखा उन्होंने? कॉल पे ओनर्स जो होते हैं, जो मालिक होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन में रखते हैं, टाइकॉन्स होते हैं, वो मीडिया में नहीं आते बोलने के लिए, इंटरव्यूज नहीं उनको कॉल कर देते हैं, कोई मैसेज उनको फॉरवर्ड, वो मीडिया को फिर इस तरह ही प्रेस रिलीज देते हैं ना, तो ये एक प्रेस रिलीज थी। अच्छा, ये उन्होंने जानी अपने कोच से ज्यादा ये देखा कि मैंने मीडिया को जो है वो एक जवाब देना है। ये तो मीडिया के लिए थी, वो लेटर तो मीडिया के लिए था। ओके, बिल्कुल ठीक। और वैसे उन्होंने खुद भी कॉल वॉल तो की, कॉल पे शायद उन्होंने उनको डांटा हो, ठीक है, लेकिन मीडिया में उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं मैं साथ हूँ। ऐसा भी होता है वैसे, है ना? बाहर के लिए आप कहते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर से, और शायद वो भी रीज़न हो सकती है कि फ़ोन पे कुछ और कहा हो और उसी वजह से अब सैक भी हो गए हैं और लेटर आपको ने मीडिया में दे दिया, और ये काफ़ी मैनिपुलेशन चलती रहती है इस तरह की। एनीवेज, ये वो खबर है एवर्टन के बारे में। लैम्पार्ड सैक हो गए हैं, अब नेक्स्ट कौन आएंगे इसका भी देखते हैं। जैसे अफरीदी कह रहे हैं शेयर्स कुछ बेच रहे हैं, लेट्स सी क्या आगे। वैसे मैनेजर्स में नाम मार्सेलो बिएल्सा जो हैं वो हॉट फेवरेट हैं। अच्छा। वो अर्जेंटीना के बड़े अच्छे मैनेजर हैं, और अगर वो नहीं तो सैम एलरडाइस को भी क्यू में रखा हुआ है। अच्छा, तो देखते हैं कि कौन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी अफरीदी? मार्कस रैशफोर्ड, जिनको हमने बहुत ज़्यादा फीचर किया अपने शोज़ में, और इसलिए नहीं किया कि हमारे को रिश्तेदार हैं, इसलिए किया है कि वो खेलते बहुत अच्छा हैं और बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। अब ये अच्छी खबर है ये रैशफोर्ड के लिए या उनके फैंस के लिए कि पीएसजी में जो है वो जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले ही क्राइसिस में से गुजर रही है, और रैशफोर्ड अगर चले गए तो यूनाइटेड तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मसाइल में आ जाएगी फिर। हाँ, और यूनाइटेड के अगर आप कह लें कि ये अच्छे फॉर्म का जो सारे नतीजा गोल है, कर रहे थे पिछले मैचेस में, हर मैच में इनका गोल होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, और बीच में इनको रूमर्स हैं कि पीएसजी से ऑफर है। अच्छा, अभी रूमर्स हैं ये? रूमर्स हैं, क्योंकि जब तक फाइनलाइज चीज़ नहीं होती तो हम तो रूमर्स ही उसको ये कह खुद सकते भी हैं। मतलब जाना चाह रहे हैं? वो तो अब इंटरनल खबर है, थोड़ा सा ये अभी से ये आप निकाल नहीं सकते। मतलब वो तो जब इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर रहते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद रह जाएं, क्योंकि अभी तो टीम बिल्ड हो रही है, और अच्छा। इनको एक लुक्रेटिव अगर देंगे सैलरीज वगैरह, क्योंकि लेकिन आपको लगता है कि अगर पीएसजी जैसा जो क्लब है वो अगर अप्रोच करता है रैशफोर्ड को, तो ये फिर एक मिनट नहीं लगाएंगे जाने में? पीएसजी तो ऑब्वियसली अप्रोच तो कर रहा है, पीएसजी तो चाह रहा है कि ये रैशफोर्ड को लें। अब रैशफोर्ड के ऊपर है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। एक वो भी नहीं हो जाएगा कि एक टीम के पास मेसी भी है, एम्बापे भी है, रैशफोर्ड भी है, अशरफ हकीमी भी है, तो फिर दो टीमें खेल लें, फिर लाइक बैलेंस आउट हो जाएगा फिर बाकी जो। हाँ, ये एक इशू है कि पीएसजी ने बहुत ज्यादा स्टार्स अपनी टीम में ले लिए हैं, जिसकी वजह से। लेकिन गैलेक्टिको पॉलिसी रियल मैड्रिड की भी नहीं चली थी, और इनकी भी आप देख लें, चैंपियंस लीग तो नहीं जीते ना, मतलब इतने बड़े स्टार्स लेके भी रियल मैड्रिड ने नॉकआउट कर दिया था पिछले सीजन। अब देखते हैं कि इस सीजन उनको कौन। बिल्कुल देखते हैं, और रैशफोर्ड के बारे में भी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ ट्वीट्स और वीडियोस आपको दिखाएंगे। आप लोग मत जाइए, देखते रहिए गोल्डन बूट। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम की पहली ट्वीट, और वो ट्वीट क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और गैरेथ बेल, जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, हैज़ अनाउंस्ड he'll take place in his first professional golf tournament in the PGA Tour next month। ये क्या है अफरीदी? ये
अच्छा, ये मैंने वैसे देखा है जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो जब भी रिटायर हो जाते हैं गोल्फ खेलते हैं, और इन्होंने तो बाकायदा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सोच लिया है। और इनका आपने मुझसे पूछा था जब हम इनकी रिटायरमेंट की न्यूज़ कर रहे थे कि इन्होंने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली, अब ये और समझ ये आया अब है। रीजन आपको नजर आ गया है कि प्रोफेशनली बाकी खेलते प्लेयर्स तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये टाइम पास प्रोफेशनल इसकी प्रैक्टिस और जानी वो कर रहे थे पीछे से। हाँ, और ये तो प्रोफेशनली इन्होंने अभी अगले महीने जो पीजीए टूर का टूर्नामेंट एग्जैक्टली वो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको लगता है उसमें भी गैरेथ बेल नजर आएंगे? गैरेथ बेल वैसे फुटबॉल में आते थे। जो टैलेंट है इनमें, आप मतलब हैरान मैं नहीं हूँगा अगर हम सुने कि पीजीए का एक टूर्नामेंट गैरेथ बेल ने जीत लिया है। अभी तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन एक आध साल में ये यानी आपको लगता है जैसा फुटबॉल में हमें देखने को मिलते थे गैरेथ बेल कुछ ऐसी मूव्स देखने को मिलती थी, वैसी ही कुछ हमें अब वहाँ पे टांगों का इस्तेमाल था, पाँव का इस्तेमाल था, यहाँ पे ब्रेन और हाथों का इस्तेमाल है। अफरीदी तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उधर भी ब्रेन अगर आपका प्रॉपर नहीं चलता तो लेकिन इसमें आपकी जो वो उसमें तो थोड़ा सा आपके पास मार्जिन है ना, आप पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करें। इसमें तो जो आपके सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जितनी आसान गोल्फ लगती है उतनी मुश्किल, ये बहुत मतलब मुझे तो लगता है वन ऑफ द डिफिकल्ट गेम्स कि आपकी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए आपस में चीज़ों की, तब जो है वो बॉल, और फिर ऊपर से कुदरत, हवा और इन सारी चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए कि किस रफ्तार पे चल रही हैं और कहाँ से चल रही हैं। गैरेथ बेल संभाल पाएंगे सब कुछ?